मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करेंगे हम। प्यूरिफिकेशन का क्या है? सबसे पहला सॉलिड्स, सुनते जाना वो इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन, यार सब्लिमेशन तब करते हैं जब तुम्हारा एक ऑब्वियस सी बात है, इजीली सॉलिड से सीधा वेपर्स में गया, बाद में वेपर्स को आप कहीं दूसरी जगह कंडेंस कर दो, या लेट अस से अपर पार्ट ऑफ द वो जो होता नहीं वो कोनिकल फ्लास्क उसमें वो कंडेंस हो जाएंगे। तो सब्लिमेशन इज वन ऑफ द मेथड्स। एक चीज याद रखना, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम की है, सब्लाइम या सब्लिमेट इज द सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स। उसके लिए वो टर्म है, सब्लाइम या सब्लिमेट इज अ टर्म फॉर द सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स। सब्लिमेशन इज वन वे टू सेपरेट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे कौन से कंपाउंड सेपरेट होते हैं वो उसने लिस्ट नहीं दे रखी, उसने बस ये कह रखा है इट इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज। नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टलाइजेशन पे, सुनते जाना ओके। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो हमारा बेसिस है फॉर सेपरेशन वो ये है, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इंप्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। एक तुम्हारा कंपाउंड लेटर से ज्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट के अंदर, और जो इंप्योरिटीज है वो लेस सॉल्युबल है, ठीक है। और उसके अंदर भी एक हमारी टेंडेंसी क्या होती है, एक ऐसा कंपाउंड जो कि रूम टेम्परेचर पे दो सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है लेकिन हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंपाउंड को डाला, इंप्योरिटीज को डाला, उसके बाद हमने नीचे आग लगा दी, पता चला हाई टेम्परेचर पे कंपाउंड डिसॉल्व हो गया, इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई। अब तुमने उसे सेपरेट कर दिया इंप्योरिटीज से, अब तुमने कहा भाई कूल हो जा, कूल होते ही वो बाहर निकला आया और उसके क्रिस्टल्स बन गए, एंड दैट इज प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट यू हैव गॉट। दैट्स द आइडिया, वही चीज वो लिखेगा, ध्यान देना। हाँ, तो गाइस मैं क्या कह रहा था, ये देखो उसने वही चीज लिखी हुई है कि इम्प्योर कंपाउंड को हमने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एप्रिशिएबली सॉल्युबल होता है हायर टेम्परेचर्स पे। अब हमने उसको बेसिकली उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद तुम्हारा बेसिकली जब कूल करोगे तो प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो जाएगा एंड इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। इंप्योरिटीज थी वो तुम्हारी रह गई जब तुमने फिल्टर किया था, समझ गए। एक चीज और यार, ये तुम्हारा अगर कंपाउंड किसी एक सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है और किसी दूसरे सॉल्वेंट में बहुत कम सॉल्यूबल है, तो तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन में जो बेसिकली तुमने उसको डिसॉल्व करना है वो तुम्हें एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स में उसे डिसॉल्व कर दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नॉर्मली ऐसा सॉल्वेंट ढूंढ रहे होते हैं जिसमें हायर टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्यूबल है, लोअर टेम्परेचर पे स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं मिल रहा तो दो सॉल्वेंट्स को मिला के भी जो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है उसमें तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ये चीज मैंने समझा दी है, जो नीचे का पार्ट है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, बट आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड, ओके। एनीवे, एक चीज ये हो गया हमारा खत्म। और उसने कहा है अगर तुम्हारे इंप्योरिटीज भी थोड़ी बहुत सॉल्यूबल हैं तो यार रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन कर लो, ऐसी चीजें तुम अभी पढ़ोगे, ठीक है ना, मतलब ऐसी चीजें आएंगी कि रिपीटेड तुम बार बार उस चीज को कर रहे हो, जैसे तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी बार बार डिस्टिलेशन करते हो टू गेट प्योर कंपाउंड। तो रिपीटेड बेसिकली प्यूरिफिकेशन करना इज कॉमन, जहां पे तुम्हारी इंप्योरिटीज भी थोड़ा बहुत चली जाती हैं इन दैट प्यूरिफाइड जो हमें प्योर चीज चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिलेशन पे। अच्छा एक चीज और, मैंने तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन में एग्जांपल नहीं बताया कि क्रिस्टलाइजेशन तुम किस में यूज करते हो। इट इज यूज फॉर बेंजोइक एसिड गाइस। बेंजोइक एसिड तुम्हारा वाटर में, कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्यूबल है और हाईली सॉल्यूबल है हॉट वाटर में। नाउ लर्न दिस एज अ फैक्ट कि कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्यूबल और हॉट वाटर में हाईली मतलब एप्रिशिएबली सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल हॉट वाटर में हाईली सॉल्यूबल। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन हम कब यूज तो करते इसे हैं, हटाना मत। नहीं हटा नहीं रहा। डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जब दो लिक्विड, डिफरेंट हाँ मतलब दो सब्सटेंसेस के अंदर, ये बेसिकली लिक्विड्स का आ गया, लिक्विड्स को सेपरेट करना, जब उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा है, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है, जब तुमने हीट किया, एक पहले बॉयल कर गया, दूसरा भी बॉयल हुआ ही नहीं था, उधर तुम्हारे जो वेपर्स जनरेट हुए उसको तुमने दूसरी साइड में कंडेंस कर दिया एंड यू हैव सेपरेटेड द टू। एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। गाइस एक और चीज का ध्यान देना, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एनिलीन का बच्चों, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लोरोफॉर्म का कम है। इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दैट इज व्हाई दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। आगे चले गाइस, कर लिया नोट? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ सर। ओह हाँ सर। कोई दिक्कत, हाँ अभी अगर नहीं कटी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से कटे तो बता देना। यहां तक समझ गए? तो डिस्टिलेशन के लिए जो एग्जांपल है तुम्हारा वो क्या है? क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का। आगे चलें, नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। ये उसने बेसिकली सिंपल डिस्टिलेशन दिखाया है, क्या कि तुमने दो सब्सटेंसेस लिए, एक तुम्हारा वेपर्स में गया ही नहीं, दूसरा इजीली वेपर्स में गया, दूसरी साइड में तुमने कंडेंस किया और सेपरेट हो गए हो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, ये उसने बस यही चीज लिखी हुई है उसी का, कि बॉयल करने पे जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है उसके वेपर्स पहले बन गए, उस दूसरी साइड में उन्हें कंडेंस कर दिया है हमने। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आते हैं। ये तब यूज किया जाता है जब तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आइडिया इज, एक को वेपराइज करना चाह रहे हो तो दूसरे के वेपर्स भी चले गए ऊपर। इसमें हम क्या कहते हैं? वी यूज अ फ्रैक्शनेटिंग टावर। कई बार इसे एफ सी लिख देते हैं, बच्चे सोच रहे होते हैं एफ सी क्या है। ओके, आइडिया क्या है, इधर ध्यान दो। यहाँ पे हमने क्या लिए हुए हैं? ये ग्लास की बीड्स ले रखी है। अब तुमने हीट किया, पता चला दोनों के दोनों ही हीट हुए, और लेटर से एक के वेपर्स कम बने होंगे, दूसरे के ज्यादा बने, दोनों के दोनों ऊपर गए, लेकिन ग्लास बीड्स ठंडी हैं। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो तुम्हारा जो लिक्विड से, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम है। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब तक ऊपर जाएंगे तो तुम्हारा बी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए के तुम्हारे वेपर्स इनिशियली बन गए क्योंकि नीचे हीट ज्यादा थी, लेकिन जब वो ठंडी ग्लास बीड से टकराएंगे तो ऊपर पहुंचते पहुंचते ए के मोस्ट ऑफ द वेपर्स विल कंडेंस, इट विल फॉल डाउन। बी तुम्हारा दूसरी साइड में कलेक्ट हो गया यहाँ पे कंडेंस होने के बाद। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स द आइडिया। ग्लास बीड्स तुम्हारा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो यार रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा टू गेट प्योर मतलब ए एंड बी, सेपरेटिंग द टू। यही उसने कह रखा है। कहीं उसने वो बोला हुआ है क्या? बीड्स का ऊपर ही बोला हुआ था क्या? नहीं, एनीवे इधर है। उसने कह रखा है जो वेपर्स हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले वो पहले ही कंडेंस हो जाएंगे बेसिकली ऊपर पहुंचने पहले, और जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं वो नहीं वेपराइज हुए, मतलब नहीं कंडेंस हुए। अब ये सब हो गया तुम्हारा। ये देखो, इसने कहा है जब टॉप पे पहुंचे तो वेपर्स बिकम प्योर इन लोअर कंपोनेंट एंड पास थ्रू सक्सेसिव डिस्टिलेशन से तुम्हारा जो हायर बॉइलिंग वाला जो कंपोनेंट है वो तुम्हारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह गया, और जो दूसरे वाला है जिसके लोअर बॉइलिंग पॉइंट था दैट इज कलेक्टेड इन द अदर फ्लास्क। दैट्स इट, ये हो गया। इसमें दो होते हैं, ये बबल प्लेट नहीं होता है, ये बेल एंड प्लेट होता है। ओके, ये बेसिकली किसी का टेम्परेचर कुछ है, किसी का टेम्परेचर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो अगर बहुत सारे फ्रैक्शंस बनने हैं तो यस दे कैन बी कलेक्टेड, और जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो तुम्हारा दूसरी साइड से जाके बाहर कंडेंस हो जाएगा। दैट्स इट। अब ये तुम्हारा किस चीज को सेपरेट करने के काम आता है? अच्छा एक चीज और इन्होंने कहा है कि ये जो तुम्हारा वो है क्या, कहाँ गया? दैट्स इट, कि उन्होंने कह रखा है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है। हो गया नहीं हो गया? डन। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसको कब यूज किया जाता है? यार ये तब यूज किया जाता है उन लिक्विड्स के लिए या तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, या पता चला जब तक तुम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आए तब तक वो बंदा ही डिकम्पोज कर गया, या फिर विच डिकम्पोज एट या बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब तुम उन्हें वेपर्स में पहुंचा के दूसरी साइड कंडेंस करना चाह रहे थे, उससे पहले तो बंदा टूट ही गया, या फिर बॉइलिंग पॉइंट उनका बहुत ज्यादा है। टेक्निकली सेकंड रीजन इज मोर अप्रोप्रिएट,
कि बॉइलिंग पॉइंट तक टूट गया। तो हमने क्या चाह रहे हैं यार, ये लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए ना, हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि फिर वो डिकम्पोज नहीं होंगे। इसमें हम क्या करते हैं यार, तुम्हें पता होगा, मैंने तुम्हें स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बताया था कि जो कोई भी लिक्विड तब बॉयल करता है व्हेन इट्स प्रेशर बिकम इक्वल टू, या लेट अस से इनसाइड प्रेशर बिकम्स इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। हम कहेंगे यार आउटसाइड प्रेशर को डिक्रीज कर दो, इसका मतलब है अब अंदर की गैस को कम प्रेशर को अचीव करना पड़ेगा टू बॉयल। तो बेसिकली इट विल बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर। तो ये क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये यही इसने लिखा हुआ है कि लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। हमने एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप या वैक्यूम पंप। अब ये जो है ना, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री फ्रॉम दिस टेक्निक। ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल को तुमने स्पेंट लाई से सेपरेट करने के लिए कौन सा तरीका यूज करते हो। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, रटने की चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है। आगे चलते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन। यार स्टीम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, ये उसके लिए यूज होता है, सपोजिंग तुम्हारे पास दो सब्सटेंसेस हैं ए एंड बी। अब ए को तुम्हें लेट से ऐसे मान के चलो कि ए इज स्टीम वोलेटाइल, मतलब स्टीम से बंदा उड़ सकता है, स्टीम की में भी जितनी हीट है उससे भी इट विल गो इनटू वेपर स्टेट। लेकिन यार अगर ऐसा केस है, तो जब तुम्हारा कंडेंस होगा तो तुम्हारे पास दो चीजें होंगी, ए एंड वॉट, एंड यू विल हैव वाटर। तो हम क्या चाह रहे हैं यार, कोई ऐसा कंपाउंड हो जो स्टीम वोलेटाइल है एंड वाटर इमिसिबल है, मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व भी ना हो, मतलब राइट साइड में जो तुम्हारा कंडेंस होने पे प्रोडक्ट बने उसमें वाटर अलग लेयर बना दे और तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग लेयर बना दे। ऐसे कंपाउंड्स को तुम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हो। ये कह रहा है ये उस सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के काम आता है विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, क्योंकि राइट साइड में तुम्हारे पास वाटर भी आने वाला है और वो जो तुम्हारा स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है वो भी होगा। ये उसने लिखा है कि स्टीम को हमने पास किया तो जो तुम्हारा स्टीम और वोलेटाइल कंपोनेंट है वो तुम्हारे दूसरी साइड में कंडेंस हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। और अभी हाउ दे आर सेपरेटेड यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ये तुम्हारा एक तरीका है, बाद में तुम पढ़ लोगे, आसानी है कि यार तुम्हारे पास जब दो डिफरेंट लेयर्स हैं, यार ये दो लेयर हो गई, यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्टॉप कॉक है, खोला, एक लिक्विड जब फ्लो कर गया तो तुमने बंद कर दिया, ऊपर तुम्हारा दूसरा लिक्विड, नीचे दूसरा लिक्विड, सिंपल तरीका है, दैट इज सेपरेटिंग फनल। अभी आगे आएगा, टेंशन मत लेना, मतलब इनको सेपरेट करना बहुत आसान है, दे आर नॉट मिसेबल। अच्छा एक चीज और, यार यहाँ पे हम कहते हैं वेपर्स बनाने हैं, यार यहाँ पे भी तो प्रेशर टोटल विल बी ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू वाटर एंड प्रेशर ड्यू टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं? मतलब यहाँ पे भी जो तुम लेट अस से जो तुम्हारा ए था विच वाज स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल नहीं कर रहा, इट विल बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि यार उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा वाटर ने भी अपने वेपर्स दे दिए। तो जो टोटल प्रेशर विच शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट से 1 atm तुम्हें पहुंचाना है उसका प्रेशर, तो तुम्हारा उसमें वाटर ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए लोअर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बॉयल। मतलब ये भी एक तरीके तुम्हारा रिड्यूस प्रेशर वाला ही एक तरीके सिनेरियो बन गया। वही चीज उसने लिखी हुई है कि यहाँ पे लिक्विड बॉयल कब करना है, जब दोनों का प्रेशर, दैट इज वाटर प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर एंड प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। okay, so it will boil at a lower temperature than its boiling point of which organic compound. okay, ये देखो ये किसको सेपरेट करने के काम आता है, एनी लीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी लीन वाटर मिक्सचर बाय दिस टेक्निक। यार ये जो है ना कि कौन सेपरेट होते हैं इस तरीके से, इसे प्योर एंड सिंपली रटना है और कुछ नहीं करना। अच्छा यहाँ पे है ना, मैं एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा अगर तुम सॉल्यूशंस थोड़ा बहुत याद है तो यू विल बी एबल टू रिलेट अनदर थिंग। तुम्हें याद है मैंने एंड में एक चीज करवाई थी कि अगर तुम्हारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो प्रेशर टोटल, जिसको हम नॉर्मली लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इट इज एक्चुअली पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। कुछ ऐसा याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? इमिसिबल लिक्विड्स में हम कहते हैं जब डिसॉल्व ही नहीं हुए तो एक्स ए एक्स बी को बेसिकली 1 मान लो, मतलब उनकी कंसंट्रेशन इन बेसिकली लिक्विड फेज दोनों की 1 मानो, बिकॉज दे आर सेपरेट, जहां पे ए है वहां पे बी नहीं है, तो एक्स ए 1, जहां पे बी है वहां पे ए नहीं है, एक्स
एक्स बी वन, एक्स ए एक्स बी वन, दैट्स द होल आइडिया। तो प्रेशर टोटल को पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बजाय हमने ये लिख दिया। एंड इन दैट केस अगर तुम डिस्टिलेट की बात करो, डिस्टिलेट क्या होता है, जो कि बंदा हवा में उड़ गया, उसमें हम कहेंगे प्रेशर पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, ये बेसिकली उनका इंडिविजुअल वो है क्या, प्रेशर का बेसिकली रेशो लिया, तो ये उनके मोल फ्रैक्शन या मोल की रेशो के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए गाइस, कंफर्म करो। बेसिकली इसको हम y बाय y भी नहीं लिख सकते, क्योंकि P नॉट A इज बेसिकली योर pressure due to A and P naught B is pressure due to B. So this is basically equal to Y by YB, या let us say moles of A by moles of B in vapor phase. तो इसको मैं सिंपली क्या लिखने वाला हूं अभी मैं, P naught A by P naught, let us say मैं यहाँ पे वाटर ले रहा हूं, ये वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ये एक्वस टेंशन होता है अगर तुम्हें याद हो। इन एनी केस दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in vapor phase by moles of water in vapor phase. गाइस इसके ऊपर तुमने एक क्वेश्चन करा हुआ है सॉल्यूशंस में, इफ यू रिमेंबर। ओके, एनीवे अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा क्या, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये है तुम्हारा वो जो तुम्हारा सेपरेटिंग फनल वाला था। हमने कहा इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस है यार कोई और बेटर सॉल्वेंट अगर मिल जाए तो मैं उसमें ज्यादा डिसॉल्व होना चाहूंगा, उसमें हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। तो आइडियाज ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तुम्हारा वाटर में डिसॉल्व था, ये उसने बेसिकली किसके वो दे रखे हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल वो डायग्राम दे रखा है, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का दे रखा है। आई डोंट थिंक दैट्स टू डिफिकल्ट, यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप लिया था और नीचे का डायग्राम इजीली रिलेट कर सकते हो। स्टीम डिस्टिलेशन एक बार देख लेना इस डायग्राम को, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अभी वो वाटर में सॉल्युबल था, लेकिन हमने जो वाटर में उसका डिसॉल्व मिक्सचर था उसको एक ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला जिसके अंदर लेट अस से ऐसे मान के चलो ए इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब हमने उसको मिक्स कर दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बी के साथ, और हम कहेंगे यार ए की टेंडेंसी बी में डिसॉल्व होने की ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। आइडिया इज ए इज मोर सॉल्युबल इन दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन इन वाटर। तो पता चलेगा क्या हो जाएगा, ए विल गो विद बी एंड वाटर विल बी लेफ्ट अलोन। और काम की चीज क्या है, ये जो बी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर है, दे आर इमिसिबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दैट एक्वा सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल। दो डिफरेंट लेयर्स आ गई। पहले तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ था, और जैसे ही तुमने उसको बेसिकली उसमें और सॉल्वेंट डाला एंड मिक्स किया, शेक किया, तो तुम्हारा पानी अलग हो गया और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ चला गया। अब तुमने एक खोला, पानी बाहर आ गया, और उसके बाद द मोमेंट वाटर इज एलिमिनेटेड तुमने बंद कर दिया, यू हैव सेपरेटेड द टू। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? समबडी से यस, आ गया गाइस? यस सर। ओके, एक और चीज इसने कहा है कि अगर तुम्हारी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड लेटर से जिसके अंदर हमें ए जो था विच वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बी के अंदर कम है, मतलब बी की ज्यादा अमाउंट चाहिए टू डिसॉल्व इट, तो इन दैट केस वी यूज कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। बेसिकली रिपीटेडली बार बार एक ही सॉल्वेंट को यूज करते जाओगे टू सेपरेट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम है, इफ इट इज लेस सॉल्युबल, ये ऊपर कहीं ना कहीं लेस टर्म यूज करा होगा, बट दैट्स द आइडिया। ओके, आगे चलें। अब आते हैं क्रोमेटोग्राफी। राइट, क्रोमेटोग्राफी में हम क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स वगैरह हो गया। आगे चलते हैं। ये देखो इसमें क्या है, ऐसे समझो अगर तुम लोगों ने एक्सट्रैक्शन पढ़ा होता तो यू वुड हैव इजीली रिलेटेड। उसमें तुम्हें याद होगा हम क्या करते थे एंड में, ये था हम क्या करते हैं, एल्यूमिना भर देते हैं Al2O3, Al2O3 के क्रिस्टल्स लिए भर दिए। अब हम क्या करेंगे, दिस इज नोन एज स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज है, ये नहीं हिल रही कहीं। उसके बाद तुमने
एक लिया लेट अस से वाटर एग्जांपल के तौर पे। नाउ दिस इज योर मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में तुमने एक कंपाउंड्स का मिक्सचर डाल दिया, कंपाउंड्स का मिक्सचर ऐड कर दिया, और अब तुमने इस सॉल्यूशन को ऊपर से नीचे पोर कर दिया। व्हेन यू पोर इट, तो तुम्हारा वाटर सबसे हाई स्पीड से ऊपर से नीचे जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं जो मिक्सचर है उसमें ए है और बी है। काम की चीज क्या है, लेटस से अज्यूम करते हैं कि ए की टेंडेंसी वाटर के साथ रहने की ज्यादा है, बी की टेंडेंसी Al2O3 के साथ रहने की ज्यादा है। अब वाटर के साथ रहने की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, आइडिया इज बी इज मोर एडजॉर्ब्ड ऑन Al2O3 देन ए। बी तुम्हारा Al2O3 पे ज्यादा एडजॉर्ब हो रहा है, ए Al2O3 पे कम एडजॉर्ब हो रहा है। तो अगर कम एडजॉर्ब होगा तो उसका वाटर के साथ रहने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। एडजॉर्प्शन थोड़ा बहुत तो आता होगा गाइस, आता है नहीं आता है? तो बेसिकली ए इज सरफेस केमिस्ट्री ए, में हाँ पढ़ा तो था भी। हाँ, तो A is less adsorbed than water, less adsorbed by Al2O3 and B is more adsorbed by Al2O3। तो आइडिया इज जब तुमने दोनों को पोर किया तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। क्या हो जाएगा पता चलेगा, ये जो तुम्हारा A है, A को मैं ग्रीन से कर रहा हूं, एक पानी सपोजिंग तुम्हारा यहां तक गया है से रुको, पानी सपोजिंग तुम्हारा यहां तक पहुंचा, तो ए की जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, ए कहीं ना कहीं यहां तक कलेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट पानी के साथ साथ नीचे नीचे जा रहा है। अब जो तुम्हारा लेटर से बी है, बी की Al2O3 के साथ रहने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो पानी से ऑलमोस्ट सेपरेट हो गया, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। एंड यू हैव सेपरेटेड द टू लेयर्स, मतलब टू जो कंपाउंड्स हैं उन दोनों को तुमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। बाद में इनको डिसॉल्व करवा दोगे एंड यू हैव सेपरेटेड बोथ ऑफ देम। मतलब Al2O3 के ऊपर जो भी एडजॉर्ब्ड है, ये तुम्हारे अलग अलग तो हो ही गए हैं, अब तुमने इनका डिसॉर्प्शन करवा दिया एंड यू हैव गॉट योर A एंड B सेपरेट। दैट्स द जनरल आइडिया। मोर और लेस अभी जो हम पढ़ेंगे उनमें यही चीज चल रही होगी। ओके और जो मोबाइल फेज है या मोबाइल फेज का वो कंपोनेंट जिसके अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है, मतलब जिसकी वजह से प्रेजेंट है, इट इज नोन एज एलुएंट। सिंपली तुम्हारे लिए एज सिंपल एज दैट, मोबाइल फेज इज एलुएंट। ओके अब पढ़ते हैं, यहाँ पे तो इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ऊपर आके देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा नीचे भी कुछ लिखा हुआ है क्या? इन्होंने कहा है अ प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स। हमने कहा इसके अंदर पहली चीज बेसिकली इट इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। जो तुम्हारा सॉल्वेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो तुम्हारे धीरे धीरे करके सेपरेट हो जाएंगे। मूविंग फेज को मोबाइल फेज बोलते हैं। अब कैटेगरीज पे आते हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे आते हैं, इसने कह रखा है, ये कह रहा है कि दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब्ड डिफरेंटली ऑन अ पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट। कुछ कंपाउंड ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे, आगे चलते हैं। इसने कहा है, ये देखो नीचे आते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे, इसने उसको बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में उसने क्या कहा कि हमने कॉलम ले लिया एड्सॉर्बेंट का, उसको हमने ग्लास ट्यूब में डाला, जो मिक्सचर है बेसिकली सॉल्वेंट का, और मतलब सॉल्वेंट जिसमें कंपाउंड्स मिक्स्ड हैं, उसको एड्सॉर्ब होने दिया। ये उसने वही बता रखा है, तीन अगर ले रखे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो तीन सेपरेट हो गए। इसको हमने टॉप ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डाल दिया, एलुएंट है उसको बेसिकली फ्लो होने दिया नीचे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कंपाउंड कितना एड्सॉर्ब हो रहा है, हो सकता है पूरा सेपरेशन हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है ओवरलैपिंग आ जाए। जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो ऊपर रह जाएगा, जो कम एड्सॉर्ब हो रहा है वो बेसिकली एलुएंट के साथ नीचे आ जाएगा। अब आते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे, टीएलसी, अगेन शॉर्ट टर्म जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए। इसमें वो क्या कहते हैं, ग्लास प्लेट लेंगे, ग्लास प्लेट के ऊपर उन्होंने सिलिका जेल या एल्यूमिना एड्सॉर्बेंट बेसिकली चिपका दिया। फाइन, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, क्रोमा प्लेट या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट बोलते हैं। उसके ऊपर उन्होंने एक डॉट लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इन्होंने प्लेट ली है, प्लेट के ऊपर एड्सॉर्बेंट लगा दिया है,
एड्सॉर्बेंट के ऊपर उन्होंने इसको, मैं दूसरे, आई शुड हैव यूज्ड अ डिफरेंट पेन, कोई बात नहीं, अब यूज कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक क्या ले लिया, बेसिकली जो तुम्हारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है उसका एक सैंपल चिपका दिया। लेट अस से नॉर्मली तो हम एक डॉट लेते हैं, वो लगा दिया इन्होंने। अब मतलब थोड़ा सा प्लेट के 2 सेंटीमीटर ऊपर, दैट्स द आइडिया। एनीवे, अब उन्होंने इस प्लेट को कहां पे डाल दिया, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसके अंदर बेसिकली जो तुम्हारा, जिसमें मोबाइल फेज पड़ा है। बेसिकली यहाँ पे जो प्लेट है तुम्हारी, दैट इज सर्विंग, या उसके ऊपर जो एड्सॉर्बेंट है दैट इज सर्विंग एज द स्टेशनरी फेज। ये जो तुम्हारा Al2O3 या सिलिका है, दिस इज सर्विंग एज अ स्टेशनरी फेज। उसके ऊपर तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। अब तुम्हारा जैसे तुमने उसको एलुएंट के अंदर, ये देखो उसने कहा है कि इसको हमने किस में डिप किया, वी विल डिप द प्लेट इन दैट, उसका एक एंड इनटू द एलुएंट। अब क्या होगा तुम्हारा, ये उसने दे दिया, ये देखो ये डॉट हो गया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा एलुएंट है। अब तुमने वो एलुएंट जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो इट विल, जैसे उसने इस डॉट को हिट किया, इस डॉट में जो तुम्हारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड से उनको अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी एड्सॉर्प्शन से इस स्टेशनरी फेज पे कम है, वो तुम्हारा से, अगर तुम्हारा सॉल्वेंट यहां तक गया, कहां तक, सॉल्वेंट तुम्हारा यहां तक गया है, आई शुड हैव यूज्ड अगेन अ डिफरेंट पेन, होल्ड ऑन गाइस। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट यहां तक गया तो पता चला जिस जो तुम्हारा Al2O3 पे कम एड्सॉर्ब हो रहा है वो यहां तक गया, थोड़ा कम, और जो सॉरी, हाँ जो कम एड्सॉर्ब हो रहा है Al2O3 पे वो ऊपर पहुंच गया, और जो तुम्हारा ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है उसकी मोबाइल फेज या एलिमेंट के साथ ऊपर जाने की टेंडेंसी कम होगी, वो नीचे रहेगा। दिस इज द वन, जो येलो वाला है ये वो है जो तुम्हारा Al2O3 के साथ ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है, मोर एड्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। और जो तुम्हारा ऑरेंज वाला है वो है जिसका एड्सॉर्प्शन कम है, इसलिए वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा ऊपर पहुंच गया। ओके, अब आते हैं, इन्होंने कुछ रिटार्डेशन फैक्टर की बात करी है, वो इंपॉर्टेंट है, देखते आना। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं, दे विल राइज डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब रिटार्डेशन फैक्टर है, उसके टर्म्स में एड्सॉर्प्शन को डिफाइन किया जाता है। रिटार्डेशन फैक्टर क्या हो गया तुम्हारा, डिस्टेंस मूव्ड बाय दैट कंपोनेंट, लेट अस से ऑरेंज कंपोनेंट, फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन का बेसिकली मतलब हो गया डॉट से, बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। बेसिकली अगर तुम्हें लेट अस से येलो वाले का तुम्हें क्या चाहिए, रिटार्डेशन फैक्टर चाहिए, तो दिस, ओ होल्ड ऑन, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेक, ये कहां पे पहुंच गए हम, ओके, दिस थिंग बाय दिस थिंग will be the retardation factor for that yellow compound. Orange compound के लिए it will be this by this. Is this clear or not? समझ में आ गया बच्चों? तो आइडिया क्या है, जिसका रिटार्डेशन फैक्टर लो है, लो का मतलब क्या हो गया कि वो एक तरीके से मतलब वैल्यू उसकी कम है, इसका मतलब है उसका बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ये कम है। रिटार्डेशन फैक्टर लो का मतलब है उसका एड्सॉर्प्शन ऑन दैट स्टेशनरी फेज इज मोर। वो तुम्हारा स्टेशनरी फेज पे ऑन स्टेशनरी फेज इज मोर। इज दैट क्लियर और नॉट गाइस, बताओ मुझे, समझ में आ गया? एनी डाउट सो फार? ओके, अब मैं इसे क्लियर कर दूं, इस राइट वाले पार्ट को जो मैंने भी डायग्राम बनाया नहीं है। सर, ओके, मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अंडरलाइन करना है इसलिए नोट कर लो, फिर आई विल रब इट। हाँ, तो गाइस अब देखो, अब उसने कहा ये आ गया, इन्होंने कहा यार नॉर्मली जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं उनके तो तुम्हें बेसिकली वो कहां तक पहुंचे वो इजीली विजिबल है, क्योंकि उनका ओरिजिनल अपना खुद का कलर है। अगर कलरलेस कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिकली आई से तुम नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट लाइट में दे फ्लोरेस्ट, आइडिया इज कि वो ग्लो करते हैं, तो उनको फिर हम अल्ट्रा वॉयलेट लाइट में रख देंगे प्लेट को, एंड यू विल गेट अ इंडिकेशन कि वो कंपाउंड कहां तक ऊपर गया था। एक और चीज, कई बार अगर वो तुम्हारे बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो तुम्हारे ऊपर गए हैं, अगर उनकी एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी है तो हम क्या करेंगे, यार वो जो तुम्हारी प्लेट है ना उसके अंदर बेसिकली एक दो आयोडीन के क्रिस्टल्स डाल दिए।
आइडिया इज जो तुम्हारे कलरलेस, बेसिकली एक कलरलेस यहां तक पहुंचा था, एक कलरलेस यहां तक पहुंचा था, एंड यू आर अनेबल टू सी देम। जैसे ही तुमने आयोडीन के क्रिस्टल्स डाले वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करेंगे एंड नाउ दे विल बी कलर्ड, कलर आ जाएगा एंड यू विल इजीली गेट अ इंडिकेशन कहां तक वो गए हैं। जो एब्जॉर्ब करते हैं आयोडीन को दे विल शो अप एज ब्राउन स्पॉट्स। इजीली तुमने विजुलाइज कर लिया कहां तक गए हैं। कई बार हम रिएजेंट स्प्रे कर देते हैं, रिएजेंट जो स्प्रे करे जाते हैं, से एग्जांपल अमीनो एसिड्स पे क्या स्प्रे किया जाता है, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन टू गेट द कलर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब एक काम करता हूं, मैं कुछ और भी लिखना था मुझे, ऊपर लिख रहा हूं। ओके ध्यान दो, अमीनो एसिड्स के लिए जो तुम सॉल्वेंट यूज करते हो दैट इज बाव, दैट इज एक्चुअली अ टर्म गाइस। ओके, that is basically a mixture of N-butanol, acetic acid and water in volume ratio। वॉल्यूम रेशियो क्या होती है उनकी, 4:1:3। कई बार हम BEWB यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ BAW, दैट इज N-butanol, इथेनॉल एंड वाटर इन रेशियो 6:4:3, वॉल्यूम रेशियो ही। क्लियर और नॉट? ये मैं बता चुका, अमीनो एसिड्स, ये दोनों ही अमीनो एसिड्स के लिए मैंने बताया है। और ऑब्वियस सी बात है उसका कलर कहां से आता है, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन से। शुगर्स के लिए, शुगर्स के लिए मैं नीचे लिख दूं, जगह ही नहीं बच रही थी। शुगर के लिए, शुगर्स के लिए सर 1 मिनट ऊपर करना। अभी मैं कर दूंगा। सॉल्वेंट यूज्ड इज BAW, और इसके अंदर स्प्रे किया जाता है, दैट प्लेट इज स्प्रेड विद एनिलीन हाइड्रोजन थैलेट सॉल्यूशन। ओके हाँ, ऊपर करना है नोट, कर लो गैस। वो चीज है ना, वो लिख लिया था तुमने कि RF फैक्टर, मतलब जो मैंने मिटा दिया था कि RF फैक्टर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, जरा बताना मुझे। कम होगा। करेक्ट, कम होगा, कम करेक्ट। होगा। और दूसरी चीज, RF फैक्टर बेसिकली अगर ऐसे मान के चलो मोर है, तो यार याद रखो ये जो तुम्हारा सिलिका और Al2O3 है, दीज आर पोलर। ओके, तो RF फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब है जो तुम्हारा कंपाउंड है दैट इज नॉन पोलर। क्योंकि अगर तुम्हारा कंपाउंड पोलर होता तो वो तुम्हारा ज्यादा एड्सॉर्ब होता, सिलिका जेल। और तो जो तुम्हारा वो है बेसिकली Al2O3 है, ये तुम्हारे पोलर हैं, तो पोलर पोलर पे ज्यादा एड्सॉर्ब होगा। तो अगर तुम्हारा RF फैक्टर ज्यादा है मतलब एड्सॉर्प्शन कम हुआ, इसका मतलब कंपाउंड शुड बी नॉन पोलर। ओके, अब उन्होंने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम स्पेशल पेपर यूज करते हैं विच इज क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा उसमें तो हमारे केस में अभी तक तो हमने Al2O3 या सिलिका को चिपका दिया था प्लेट पे। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में वाटर ट्रैप्ड होता है विच एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज। मतलब यहाँ पे अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं, दैट ट्रैप्ड वाटर एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेज गाइस। इन्होंने कहा ये हो गया हमारा, इसने कहा सॉल्व, अब हमने जैसे ही हमने सॉल्वेंट में डाला, सॉल्वेंट एक्ट्स एज द मोबाइल फेज, सॉल्वेंट ऊपर जाएगा और स्पॉट के ऊपर जाएगा, बेसिकली स्पॉट जिसके विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, और फिर वो तुम्हारे ऊपर जाते जाएंगे एंड यू विल हैव डिफरेंट कलर्स, दैट्स द आइडिया। जो भी स्पॉट्स हैं जब सेपरेट हो गए हैं दे विल बी विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स, उनको तुमने इजीली सेपरेट कर लिया एंड व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड अब तुम कर सकते हो। कलरलेस है, अगर तुम्हारे कंपाउंड्स के स्पॉट्स हैं तो उनको फिर ऑब्जर्व करेंगे एज डिस्कस्ड कि यूवी लाइट या रिएजेंट। अब आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे गाइस।
यार क्वालिटेटिव एनालिसिस पे अब फिर ध्यान देना, यहाँ पे कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्वालिटेटिव में क्या है, वी आर ट्राइंग टू सी कि जो तुम्हारा कंपाउंड है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एंड विल बी इनफैक्ट चेकिंग इवन कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टार्ट करते हैं गैस। सबसे पहला क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। यार ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, उसको CuO के साथ हीट करो, पता चलेगा जो कार्बन है वो तुम्हारा CO2 में कन्वर्ट हो गया, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो तुम्हारा वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब CO2 और वाटर का टेस्ट करेंगे हम। बेटा वाटर का टेस्ट सिंपल है, तुम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले लो। बेटा वो पानी को लेते ही, एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करते ही तुम्हारा क्या बना देगा, वो व्हाइट से इट विल टर्न ब्लू, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको मिल गया। दैट इज वन ऑफ द टेस्ट। ये तुम्हारा टेस्ट किसके लिए काम कर रहा है, वाटर के लिए, कि तुम्हारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ने वाटर लेके कर दिया। CO2 के लिए क्या टेस्ट है यार, वो तो लाइम वाटर वाला है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की टर्बिड, दैट्स द आइडिया। तो दैट इज हाउ यू डिटेक्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी बस हम डिटेक्शन कर रहे हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड लेट अस से अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट, वो क्वांटिटेटिव में आता है, उसको भी अभी बाद में करेंगे। ये उसने वो दे दिया कि कॉपर सल्फेट ने वाटर लेके इट टर्न्स ब्लू। इसमें तुम्हें ये भी याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारे 4 वाटर हैं दोज आर कोऑर्डिनेटेड, वन इज बेसिकली योर सेपरेटेड वाटर या हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, वो अलग होता है। इसको तुम ना एक बार पढ़ लेना, ये मैंने करवा रखा है तुम्हें हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर आई गेस। एनीवे, अब आते हैं अदर एलिमेंट्स। यार तुम्हारा नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, फास्फोरस है, इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसके लिए तुम्हारा लसाइंस टेस्ट। आइडिया इज, इनको हम अभी ये कोवलेंट फॉर्म में है, कोवलेंट फॉर्म में तुम रिएक्शन ज्यादा करवा नहीं सकते, इसको आयनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं यार, तुम सोडियम के साथ फ्यूज कर दो। इसे फ्यूज का मतलब है प्योर सोडियम, नॉट तुम्हारा पानी में सीधा उसके साथ हीट कर दिया। अगर तुम्हारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा क्या बना देगा, NaCN। सल्फर प्रेजेंट है तो Na2S बना देगा, अगर कोई हेलोजन प्रेजेंट है तो NaX बना देगा। अब हम इनका बेसिकली टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब ये तुम्हारा कोवलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में जा चले गए हैं, इट इज इजियर टू टेस्ट देम। इनका इंडिविजुअल है। एक चीज और, अब क्या है, ये जो है इनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हम फ्यूज्ड मास से बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं या लसाइंस एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। लसाइंस एक्सट्रैक्ट के अब हम टेस्ट करेंगे फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। पहले आते हैं नाइट्रोजन के लिए गाइस, ध्यान दो, रिएक्शन पे भी ध्यान देना, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसने कहा हमने, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो तुम्हारा क्या बना होगा, NaCN। उसने कहा उसको हमने आयरन सल्फेट FeSO4, आयरन 2 का मतलब हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके साथ रिएक्ट करा और एसिडिफाई किया विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओवरऑल कलर क्या आना चाहिए, प्रशियन ब्लू कलर। हमने कहा ये कलर कैसे आया वो ध्यान दो। पहले तुम्हारा Fe2+ ने जो तुम्हारा FeSO4 में था उसके साथ रिएक्ट करा Cn- ने, इट गिव्स FeCN6 4-। गाइस इसका नाम याद रखो, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट है। नाम का अभी टेंशन, मतलब कि तुम्हें लग रहा हो कि सर ने तो थोड़ा ही बताया, लेकिन यार अभी तो तुम रट लो, जब वो कोऑर्डिनेशन करेंगे इट विल बिकम इजियर। इन एनी केस ये चीज है ना, याद होनी चाहिए, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता सोचने का। ये जो तुम्हारा बना है, ये बना है हेक्सासाइनोफेरेट। उसने सोडियम इसलिए ले दिया क्योंकि यार हमने चार्जेस तो बैलेंस नहीं करे ना। यू गेट सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये जो 2 है ये बता रहा है कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये बन गया। अब क्या होगा जब तुमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला एसिडिफाई करने के लिए, उसने कुछ Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो उसने कहीं लिखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट सम Fe2+ टू Fe3+। अब ये जो Fe3+ है ये FeCN6 4- के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेसिकली ये जो तुमने इसने कंपाउंड बनाया कुछ नहीं किया, वो चार्जेस बैलेंस करें, दैट्स द होल आइडिया। XH2O इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस फॉर द टाइम बीइंग। आइडिया इज दिस इज द स्टफ व्हिच हैज गॉट Prussian ब्लू कलर। ओवरऑल पूरे कंपाउंड का नाम जरूर पता होना चाहिए। दिस इज आयरन 3, ये बेसिकली जो तुम्हारा बाहर, इन्हें काउंटर आयंस बोलते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी तुम
कंपाउंड का नाम याद रखो, ये आयरन 3, इसने इस आयरन के लिए बोला है Fe4 वाला कि इट हैज गॉट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके आगे तो नॉर्मली है हेक्सासाइनोफेरेट। इसको कई बार सिंपली क्या बोलेंगे, फेरी फॉर +3 फेरोसाइनाइड विच इज प्रेशेंट ब्लू इन कलर, दैट सर्व्स एज द टेस्ट। हो गया, आगे चलते हैं। अब आते हैं गाइस टेस्ट फॉर कौन सा, अच्छा एक चीज और यहां पे मैं एक चीज स्पेसिफाई कर दूं तुम्हें, कई बार क्या हो सकता है लोग कहेंगे कि यार से ये इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जो तुम्हारा नाइट्रोजन का टेस्ट शो नहीं करेंगे। यार तुमने देखा होगा रिएक्शन के अंदर कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ शुड बी प्रेजेंट, तभी तो NaCN बनेगा। दैट सिंपली मींस कि अगर तुमसे एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा कंपाउंड ले लेते हो जिसके अंदर कार्बन है ही नहीं, दैट विल नॉट शो द टेस्ट। दिस बोथ शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। गाइस ये जो साइड में अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल कि अगर तुम NH2 लेते हो, हाइड्रोजीन लेते हो, दिस विल नॉट गिव दिस टेस्ट, ओके। या फिर अगर तुम NH2OH लेते हो तो दैट विल नॉट गिव दिस टेस्ट। समझ में आया या नहीं आया? एक और चीज, यार तुम्हारा डाइजोनियम नहीं देगा। हमने कहा यार डाइजोनियम क्यों नहीं दे रहा, यार डाइजोनियम के लिए जगह नहीं बच रही, डाइजोनियम को कहां लिखूं, लेट मी चेंज द कलर ताकि बच्चों को एरो ढंग से दिख जाए। यहां पे तुम्हारा डाइजोनियम भी ये टेस्ट नहीं देता, कौन सा, ये N2X, क्योंकि हम कहते हैं ये इतनी जल्दी डिकम्पोज करता है, N2 आसानी से इतनी जल्दी रिलीज कर देगा कि तुम्हारी रिएक्शन होगी नहीं सोडियम के साथ। इंपॉर्टेंट है, लूजेस N2 रैपिडली, नो स्कोप फॉर रिएक्शन। आगे चलें गाइस, गुड। अब आते हैं टेस्ट फॉर सल्फर पे। सल्फर, सल्फर के लिए हमने क्या किया यार, Na2S बना था। Na2S के लिए तुम्हारा एक तरीका तो क्या हो गया, पहले मैं इसी पे आ जाऊं। हमने Na2S को लेड पहले एसिडिफाई किया एसिटिक एसिड में, और लेड एसीटेट को नॉर्मली कोई क्या लिख देगा, PbOAc ट्वाइस। इसके साथ Na2S की रिएक्शन करी, आइडिया इज Pb2+ है, S2- है, PbS बना देगा विच इज ब्लैक इन कलर। लो जी हो गया तुम्हारा, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सल्फर। हो गया, दैट्स वन ऑफ द टेस्ट। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पे। दूसरे टेस्ट में क्या किया हमने, ये जो तुम्हारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था जिसमें Na2S था, उसको हमने रिएक्ट करा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, ओके गुड। अब इसमें सोडियम तुम्हारा फिर काउंटर आयन है, मैं सिर्फ नाइट्रोप्रोसाइड आयन दिखा रहा हूं। दिस इज योर नाइट्रोप्रोसाइड FeCN5NO, और तुम्हारा ओवरऑल चार्ज 2-। अब गाइस ध्यान देना, यहाँ पे जो Fe है दैट इज इन +2, Cn का क्या आया -1, और NO पे गाइस ये NO पूरा है, NO पे चार्ज +1 है। याद रखना, ये तुमने एक और जगह देखा था, कहां पे देखा था, ब्राउन रिंग में देखा था, अगर तुमने वीडियो देखी हो, जिसमें तुम्हारा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई थी विच वी नेवर एक्सपेक्टेड। वो भी तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखा है, ओके। और कहीं ना कहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी, मतलब एक रेप्यूटेड तुम्हारा एग्जाम के अंदर आ रखा है। तो एनीवे दिस वाज योर नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम में ऑब्वियसली तुम काउंटर आयन पे बैलेंस कर सकते हो। इसके साथ तुम्हारा S2- रिएक्ट करेगा और तुम्हारे पास बन जाएगा FeCN5NO एंड S। दैट इज व्हाट यू हैव, विच इज वॉयलेट इन कलर, ये उसने वॉयलेट कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे तुम्हारा चार्ज भी देखना 4- आ गया, विच वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। अगर S2- को अंदर डालोगे तो ये ओवरऑल चार्ज है 4-। ओके, NOS का अगर तुम पूरा चार्ज देखो तो कितना आएगा, -1, NO का +1, S का -2, ओवरऑल यू गॉट -1, ओके। एनीवे Fe का तुम्हारा +2 ही रहा, Cn का बेसिकली इंडिविजुअल का -1 ही रहा, Cn के हर एक का -1। अब इन्होंने काम की चीज क्या बता रखी है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, तो तुम्हारा कुछ और ही रिएक्शन आती है। मतलब अभी हमने नाइट्रोजन का अलग देखा, सल्फर का अलग देखा। इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, तो तुम्हारा जो तुमने लसाइन से एक्सट्रैक्ट बनाने की कोशिश करी थी, उसमें तुम्हारा NaCN और Na2S ना बन के क्या बन गया, NaSCN।
इसलिए अब ये ना तुम्हारा बेसिकली प्रशियन ब्लू कलर देगा और ना ही इसका वॉयलेट कलर दिया। अब ये क्या दे देता है, जब तुम इसको बेसिकली तुम दो सबसे पहले किसके लिए टेस्ट कर रहे थे, लेट अस से नाइट्रोजन वगैरह के लिए। तो आइडिया इज जब तुमने उसको पहले वो किया क्या ये नाइट्रोजन का हमने देखा था ना, यहाँ पे नाइट्रोजन का पहले उन्होंने FeSO4 क्या डाला और फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाली। तो आइडिया इज Fe3+ जनरेट हो रहा होता है। तो ये तुम्हारा Fe3+ SCN माइनस, बेसिकली उसने NaSCN बनाया था ना, उसके बाद FeSCN2+ बनाता है विच हैज गॉट अ ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड आया तो इसने दोनों ही इंडिकेट कर दिए। क्या इंडिकेट कर दिया कि तुम्हारा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक और काम की चीज आई, अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर तुमने जब एक्सट्रैक्ट बना रहे थे सोडियम का अमाउंट ज्यादा ले लिया होता तो पता चलता NaSCN नहीं बना, तुम्हारी फर्दर रिएक्शन होके NaCN और Na2S बन गया एंड दे विल गिव देयर इंडिविजुअल टेस्ट। मतलब अगर तुमने बाय चांस सोडियम के अमाउंट ज्यादा ले लिए है तो डोंट एक्सपेक्ट यू विल हैव अ ब्लड रेड कलर, यू विल दे विल बी शोइंग देयर इंडिविजुअल टेस्ट्स। समझ गए यहां तक, कोई डाउट नहीं? ओके अब आते हैं टेस्ट फॉर हेलोजेंस पे गाइस। हेलोजेंस में हम क्या करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को पहले एसिडिफाई करा नाइट्रिक एसिड के साथ और फिर हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट कर दिया। यार Ag की तुम्हें पता है AgX बनाता है। अब देखते जाना, AgCl का होता है व्हाइट कलर, व्हाइट PPT, और वो तुम्हारा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में प्रॉपरली सॉल्यूबल है, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा AgCl। AgCl इज व्हाइट एंड इट विल डिसॉल्व कंप्लीटली। अब हमने लिया AgBr, यार ये उसका येलोइश PPT बनता है। नाउ व्हाट डू दे मीन बाय येलोइश? येलोइश का मतलब है पेल येलो कलर आता है एंड इट इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन NH4OH। अब उन्होंने कहा AgI लिया, उसका येलो PPT, येलो का बेसिकली मतलब क्या आ गया, डार्क येलो, एंड इट इज इनसॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल भी नहीं है, इट इज इनसॉल्यूबल। समझ में आया या नहीं आया? अब काम की चीज ये है, ये उसने AgX बना दिया जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते थे। अब आगे आते हैं, अगर तुम्हारा नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है हेलोजन के साथ, तो यार पहले जो तुम्हारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, अभी उन्होंने क्या लिखा था, सिर्फ हमने एसिडिफाई करा नाइट्रिक एसिड के साथ। अभी हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो प्रेफरेंस क्या होगी, यार बॉयल कर दो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। क्योंकि अगर बॉयल नहीं किया तो यार अभी तुम्हारे पास NaCN भी प्रेजेंट है और Na2S भी प्रेजेंट है। Na2S इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन जो तुम्हारा NaCN है वो तुम्हारा क्या बना देगा, AgCN, और AgCN खुद व्हाइट या ग्रे फील दे रहा होता है। मतलब आइडिया इज कि उसमें तुम्हारा इट विल इंटरफेयर विद द टेस्ट फॉर योर हेलोजेंस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि वो इंटरफेयर ना, हम नहीं चाहते वो इंटरफेयर करे, हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल करेंगे और वो क्या करता है, साइनाइड और जो तुम्हारे सल्फाइड है सोडियम के, उनको डीकंपोज कर देता है ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके हमारे टेस्ट फॉर हेलोजेंस के साथ। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गुड। एक चीज और बता देता हूं, यहां पे एक और तुम्हारा टेस्ट होता है फॉर हेलोजेंस। इसने और कोई टेस्ट तो नहीं दे रखा ना? नहीं, फास्फोरस का दे रखा है। फास्फोरस से पहले एक और टेस्ट देखते हैं हेलोजेंस के लिए, वो है ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ऊपर लिख देना चाहिए था मुझे, नहीं ऊपर तो जगह ही नहीं। हम क्या करेंगे, पहले विल ऐड CS2 या CCl4 टू दैट एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद हम क्या रिएक्शन करेंगे, उसकी क्लोरीन वाटर डाल दो या KMnO4 डाल दो। आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन में जाने वाले हैं और उसमें हमें पता है कलर्स आ जाते हैं। इनके साथ विल शेक इट। ओके स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे ही, अगर तुम्हारे पास Br- होता, ठीक है ना, बेसिकली से तुम्हारा क्या हो गया था, Br- के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा ये क्या दे देगा, Br2। Br2 का कलर कहां पे आ जाए, इज ऑरेंज इन कलर। तुम्हारा क्लोरीन रिड्यूस हो गया, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो गया।
सिमिलरली अगर तुम I माइनस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तुम्हारे पास बन जाएगा I2 विच इज वायलेट इन कलर एंड यू विल हैव Cl माइनस। KMnO4 के साथ यू कैन इजिली रिलेट, यार MnO4 माइनस है, सिर्फ मैं Br माइनस के साथ लिखवा रहा हूं। Br माइनस के साथ अगर तुम करोगे तो Br2 बनेगा, I माइनस के साथ I2 बनेगा, और साइड प्रोडक्ट क्या होगा, यार एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो कम ऑन गाइस यू नो कि Mn हमारा Mn2 +2 में गया। plus. करेक्ट, दैट्स योर टेस्ट। ओके, एक और टेस्ट की बात बताता हूं, ये ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट था, यू गॉट अनदर टेस्ट। ये टर्म्स आ जाती हैं गाइस, क्या करोगे, आजकल आ रही हैं ऐसी चीजें। बिल्स्टिन टेस्ट, ये ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारा आ गया फ्लेम का। हम क्या करेंगे, विल हीट इट ऑन कॉपर वायर इन बंसन फ्लेम। जब बर्न करेंगे तो अगर तुम्हारा ग्रीन या ब्लू कलर आ रहा है तो इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस। लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये बेसिकली ये वाला टेस्ट कुछ और चीजें भी दे देती है, और ऊपर से यहाँ पे दो दिक्कत है। एक कि तुम्हारा हैलोजन में इट डज नॉट इंडिकेट विच हैलोजन इट इज, इट डज नॉट इंडिकेट विच हैलोजन। और दूसरा ये तुम्हारा ये टेस्ट और कौन कौन दे देते हैं, यूरिया देता है, थायो यूरिया देता है। गैस थायो यूरिया में तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, थायो इज जब तुम्हारा ऑक्सीजन के बजाय सल्फर आ जाता है, तो गाइस यू कैन इजीली रिलेट, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो के बजाय सी डबल बॉन्ड एस ले लिया। और तुम्हारा पायरिडीन, ये भी इस टेस्ट को दे देते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इसीलिए इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी टेस्ट। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। सेटिस्फैक्टरी टेस्ट फॉर हैलोजेंस। ओके, मतलब और ऊपर नहीं सर, बस ये वाला टेस्ट। लिख लो। गाइस अब आते हैं फास्फोरस पे, टेस्ट फॉर फास्फोरस। भाई फास्फोरस में हम क्या करते हैं, Na2O2 लेते हैं, परऑक्साइड ले लिया हमने। परऑक्साइड में क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा फास्फोरस, किस में जाएगा, सीधा फॉस्फेट में जाएगा। लेकिन यार अभी एसिडिफाई नहीं किया है, तो एक काम करो, नाइट्रिक एसिड लो, एसिडिफाई हो गया। अब तुम्हारे पास क्या बन गया, देखो Na3PO4, पहले फॉस्फेट था, नाइट्रिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड बन गया, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एनीवे गाइस पी ब्लॉक में भी उन चीजों को रटना है। अब क्या कह रहे हैं, H3PO4 को इन्होंने किसके साथ रिएक्ट करा, अमोनियम मॉलिब्डेट। यार बड़ी खराब चीज है, तुम्हें नाम रटने हैं और उनका फॉर्मूला रटना है, डर लगेगा। और तुम्हें अभी मैं आगे बताऊंगा इनका यूज भी है। तुम कहोगे यार मास से काम चल जाए, नहीं यार कई बार टर्म्स भी आ जाती है, तो नेम, फॉर्मूला एंड इनका मॉलिक्यूलर मास जो कि आगे पता चल जाएगा, याद करना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वाला वो जो सुंदर सा है ना, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, उसका मॉलिक्यूलर मास याद करना है, वो क्वांटिटेटिव में आएगा, भी टेंशन नहीं है। आइडिया क्या है यार, तुम्हारा H3PO4 है, उसको हमने ट्रीट किया अमोनियम मॉलिब्डेट विच वाज दिस NH4 ट्वाइस MoO4, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है, ठीक है ना ये। अब उसने कहा ये बना कितनी सुंदर सी चीज, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, जिसका होता है येलो PPT, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। अब यहाँ पे काम की चीज यार, जब ऐसे कंपाउंड दिख जाए ना तो अलर्ट हो जाया करो, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट तुम्हें कई बार बता चुका हूं, इसको हीट करेंगे क्या बनता है भाई, ये NH4NO3 है, ये N2O और H2O देता है। अगर NH4NO2 होता तो वो N2 और H2O देता, मतलब इसने N2O एंड H2O दिया। NH4NO2 होता वो N2 और H2O देता। NH4NO2 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन है यार, वो उसका प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, वो तुम्हारा जेई में आ चुका है क्वेश्चन, वो मैंने तुम्हें रेडॉक्स में करवाया, पी में करवाया, अब यहाँ पे है, यहाँ पे फिर याद दिला रहा हूँ भाई, याद कर लो। NH4NO2 है, वो परफेक्टली तुम्हारा N2 और H2O देगा, और NH4NO3 है, वो N2O और H2O देगा। समझ में आया या नहीं आया?
अब आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, जहां पे हम बात कर रहे होते हैं किस चीज की, कितना अमाउंट है कार्बन और हाइड्रोजन का और हेलोजन का और सल्फर नाइट्रोजन, जो भी चीज बच गई ना उन सब का हम वो देख लेंगे, क्या, अमाउंट। स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई काम की चीज क्या है, सबसे पहले तो हम उसे CO2 और H2O में बनाएंगे। तरीका हमें पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हमने CuO के अंदर हीट किया, कार्बन गया तुम्हारा CO2 में, हाइड्रोजन गया तुम्हारा H2O में। अब यार वहां पे हम कर रहे थे टेस्ट, ठीक है ना, कि ये प्रेजेंट है या नहीं, इसलिए हमने क्या ले लिया था, कॉपर सल्फेट, और तुमने दूसरा क्या ले लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था वाटर के लिए, और दूसरे के लिए लाइम वाटर लिया था। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें उसकी अमाउंट चाहिए, ठीक है। अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, भाई जो पानी प्रोड्यूस हुआ, हमें तो पहले पानी का अमाउंट निकालना है कि पानी कितना प्रोड्यूस हुआ। हम पानी को भेजेंगे एनहाइड्रस CaCl2 के थ्रू, सारा पानी लेके बैठ जाएगा बंदा, और उसके बाद हम भेजेंगे KOH सॉल्यूशन के थ्रू। यार KOH रहा बेस, CO2 रहा एसिडिक ऑक्साइड, तुम्हारे दोनों हो गए डिसॉल्व। ये रहा तुम्हारा सुंदर सा डायग्राम, पहली दोनों गैसेस निकली थी, एनहाइड्रस CaCl2 पानी को उठा के बैठ गया, और KOH तुम्हारा CO2 को उठा के बैठ गया। ओके, अब इनमें इनका पहले तुम्हें मास पता था, से एनहाइड्रस CaCl2 का उस ट्यूब का कितना मास था, अब मास देख लिया, मास डिफरेंस से तुम्हें पता चल जाएगा मास ऑफ वाटर कितना था। ऐसे ही KOH में जब CO2 के साथ रिएक्ट कर गया है तो तुम्हारा उसका भी मास बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा गाइस। तो बेसिकली तुमने उसने वही कहा है कि इंक्रीज इन मास से तुम्हें पता चल जाएगा वाटर और CO2 कितना है। अब आते हैं एक सुंदर से एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन को समझना जरूरी है यार। ये देखो जो भी CO2 है, यू गॉट द अमाउंट ऑफ CO2 जो कि जनरेट हुआ था, KOH के इंक्रीज इन मास से तुम्हें पता चल गया CO2 कितना है। लेकिन काम की चीज क्या है, उस CO2 के अंदर जो कार्बन है वो कहां से आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ये मान के चलो, सपोजिंग एग्जांपल ले रहा हूं कि 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, आई मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो तुम्हें मास पता है ना, वे किया था, तुमने उसमें आग लगा दी, CO2 जनरेट हुआ, CO2 का मास पता चल गया, और वो जो CO2 के अंदर जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है। हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए था, हमने कहा यार इसका एक्सप्रेशन में है ना यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं चाह रहा, फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। गाइस लेट मी जस्ट शिफ्ट टू दैट PDF, ओके, होल्ड ऑन, न्यू शेयर, आई एम शेयरिंग, कहाँ गया दिस थिंग, ओके। गाइस अब इसको देखो, इसमें एक एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन क्या है, मैं इसको, ओके, हाँ। तो गाइस अब मैं क्या कह रहा था, CO2 तुम्हारा क्या हुआ था, जनरेट, लेट अस से m मास ऑफ CO2 जनरेट हुआ, ओके, m मास हुआ, m बाय किया 44, ये क्या है गाइस बताओ मुझे, these moles. are moles of CO2। Moles of CO2. लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं these are also moles of carbon, ओ यार एक CO2 में एक C, तो these are moles of carbon present, these are moles of carbon present in CO2, या these are actually moles of carbon which were present in that organic compound। लो जी, मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट निकाल लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इज दिस क्लियर और नॉट, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वही मोल्स ऑफ कार्बन है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ कार्बन आ गया, वो कार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। अगर तुम डिवाइड कर देते हो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो तुम्हें एक तरीके से पता चल गया मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, इसने दे दिया परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज योर एक्सप्रेशन, रट लो। ये मत कहना सर समझने से काम चल जाएगा, अगर समझने से काम चलता ना तो पता नहीं कितने बच्चों ने इसके क्वेश्चन सही कर लिए होते। सीधा एक्सप्रेशन है, रटना है और आंसर निकालना है। हैप्पी और नॉट, मी टू। आगे चलें, चलते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, सर रुक जाओ। ओके।
मतलब थोड़ा नीचे कर दिया है, चल जाएगा काम। हो गया। ओके नेक्स्ट, अब हम क्या कहेंगे यार, H2O जनरेटेड, यार लेट अस से मास ऑफ H2O जनरेटेड वाज दिस, इसमें हमने डिवाइड करा 18 से, यार दीज आर मोल्स ऑफ व्हाट, दीज आर मोल्स ऑफ वाटर। यार एक वाटर में कितना हाइड्रोजन के ग्राम्स होते हैं, 2, नहीं एक मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन के ग्राम्स होते हैं, 2। नहीं तो तुम वैसे भी रिलेट कर सकते हो, इतने मोल वाटर हैं भाई, एक मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन होते हैं, तो दीज आर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम इसको इसके एटॉमिक मास विच इज 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली दिस इज गिविंग अस मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1, मुझे करने की जरूरत नहीं लग रही, मतलब तुम इजीली रिलेट कर सकते हो, इनटू 2 कर दोगे, दिस विल गिव यू मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन m मास ऑफ H2O। समझ में आया या नहीं आया? ये मास ऑफ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकला था, तो दिस इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर तुम डिवाइड कर दो इनटू 100 कर दो, तो डोंट यू थिंक दिस विल गिव यू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड? बताओ मुझे, बोलो। यस सर। ओके अब आते हैं वापस बैक, फाइन, शेयरिंग को वापस आगे आगे गाइस, शेयर हो रहा है अब तुम्हारा वो क्या कहते हैं, फाइल। हाँ सर। वही एक्सप्रेशन उन्होंने लिखा है, ये M2 was mass of CO2 by 44 into 12, this is giving you mass of carbon divided by mass of organic compound into 100। यहाँ पे उसने लिया mass of water by 18 into 2, this is mass of hydrogen by mass of organic compound into 100। यार सही में मतलब M1 M2 M मतलब रिलेट ही करते रह जाओगे, इसलिए जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया है या बताया है उसे रट लेना। ओके गुड, आगे चलते हैं। अब है ना, बिफोर आई गो ऑन टू नाइट्रोजन, किसी और पे चलते हैं, हेलोजन्स पे चलते हैं। नाइट्रोजन काफी बाद में करेंगे, हेलोजन्स के लिए आता है तुम्हारा कैरियस मेथड, टर्म्स इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ और AgNO3 के साथ कर दिया। भाई AgNO3 के साथ तुम्हें पता है AgX बनता है, और नॉर्मली तो वो हमेशा प्रेसिपिटेट ही होना है, वो तो NH4OH के साथ हम किसी को डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी को स्पेरिंगली सॉल्युबल कर रहे हैं, किसी को इनसॉल्युबल कर रहे हैं। अभी तो सारे के सारे बैठ गए, एक बार तो सिल्वर हैलाइड्स बैठ गए। ओके जिसका ऑब्वियसली तुम मास रिलेट कर सकते हो, मास कैन इजिली बी सीन। एक चीज याद रखना, मास निकालने से पहले हम फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत वाटर का कंटेंट भी हो, तो हमने ड्राई कर दिया। आते हैं गाइस फिर से एक एक्सप्रेशन पे अपने, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखने के बाद काम की चीज बताऊंगा, सुनते जाना। AgX गाइस पहली चीज फॉर हैलोजेंस, यार देखो ये चीज मैं बता रहा हूं कि फिल्टर ड्राई एंड वे, ये प्रोसेस होता है फॉर जब भी तुमने पानी के बाद मतलब एक्सट्रैक्ट करने के बाद करा है। क्लोरीन के लिए यार, क्लोरीन के लिए बनेगा AgCl। यार हम कहेंगे AgCl का जो भी मास है, लेट अस अज्यूम दिस इज द मास ऑफ AgCl, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl 143.5, ये क्या आ गए मोल्स ऑफ AgCl। यार एक AgCl में एक Cl होता है, वो क्लोरीन जो कहां से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, यार इनटू 35.5 कर दो, atomic mass of chlorine। Now this is giving you grams of chlorine which are actually present in that original organic compound, by mass of organic compound into 100 will give you the desired answer, percentage of chlorine in the organic compound। गाइज अब मैं तुम्हें बता दूं, अभी मैं AgBr के लिए लिखूंगा, AgI के लिए लिखूंगा। आई मीन आई वॉज शॉक्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने बच्चों को कहा था इन फॉर्मूलों को रट के चले जाना। बच्चे ने कहा सर NCERT में ना एक्सप्रेशन लिखा हुआ था कि मास ऑफ AgX बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX इनटू मास ऑफ दैट क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन
बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सर मुझे ना वहां पे जाके ब्रोमीन का मास ही याद नहीं आया, एंड आई वाज लाइक यार मैं तुम्हें क्या बोलूं, मतलब होता नहीं कि आप बोलना चाह रहे हो और मुंह से शब्द ना निकले, और उसके 5 मिनट बाद जो मैंने मतलब वो था ना, रेनबो बन जाता उस बंदे के ऊपर से मेरी एक कलरफुल वोकैबुलरी का। मैंने कहा यार तुझे इतना बताया था, फॉर्मूला रटने के लिए कहा था, क्यों नहीं रटा? फॉर्मूला रटा था सर, उसमें उसे मास नहीं याद था। मास याद, यार आइडिया इसीलिए मैंने उसे कहा था कि यार मास याद कर लेना। उसने कहा सर बस मेरे को लगा कि यार ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये इन जनरल देख लेंगे ना, उस वक्त तक याद कर लेंगे। नहीं याद किया, बताओ। बी आर, भाई ए जी बी आर जब तुम लोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला इनमें इन जनरल हर एक के लिए सेम है, ठीक है ना, सिमिलर। हम कहेंगे यहां पे हम लेंगे मास ऑफ ए जी बी आर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए जी बी आर विच इज 188 इनटू मास ऑफ बी आर विच इज 80। यार इसने तुम्हें क्या दे दिया? ये उसने दे दिया तुम्हें ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सिमिलरली अगर तुम AgI के लिए लोगे, यार इसके लिए तुम लोगे मास ऑफ AgI बाय 235 इंटू 127 बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। गाइस याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कम ऑन। यस सर। हो जाएगा, गुड। ओके गाइस, इनका ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दिया था नहीं वाला, यार इसका प्लीज ये वाला फॉर्मूला ना याद करना। उसने है ना यही काम किए थे, हाँ कर लेंगे कर लेंगे, फिर जाके डूब गए। ओके, अब आते हैं सल्फर पे गाइस। यार सल्फर के अंदर कैरियस ट्यूब यूज होती है। Na2O2 किया, तुम्हें पता है Na2S बना देगा, सॉरी वो कैरियर Na2O2 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो गया यार मुझे, Na2O2 के साथ ऑक्सीडाइज होगा, ये सल्फेट में जाके अटकेगा। Na2O2 के बजाय ऑक्सीडाइज करने के लिए नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है बंदा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की मैक्सिमम है, सीधा नीचे जाके गिरना चाहता है। इन एनी केस तुम्हारा सल्फर सल्फेट में गया, ठीक है ना, एसिडिफाई भी कर चुके हो तो सल्फ्यूरिक एसिड में गया। अब हमने क्या किया यार, वो जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड था उसको BaCl2 के एक्सेस के साथ रिएक्ट करा। तुम्हें फीलिंग आ गई होगी कहां पे जाके अटकेगा ये बैरियम सल्फेट बनाएगा विच इज अ वाइट PPT। बनाएगा नहीं बनाएगा? ओके, इसका एक्सप्रेशन फिर लिखता हूं, होल्ड ऑन। बेटे इसकी रिएक्शन तो बहुत सिंपल है कि तुम्हारा मतलब आइडिया, तुम BaCl2 + H2SO4 को BaSO4 कह रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो और तो कोई रिएक्शन बचती ही नहीं। तुम्हारा सल्फर सल्फेट में गया और BaCl2 एक्सेस के साथ तुम्हारा BaSO4 बना गया, ठीक है ना बेटा। अब BaSO4 के लिए भी मास याद करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हम कहेंगे इसमें ले लो पर होल्ड ऑन गाइस, मास ऑफ BaSO4 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4 वहां पे है ना, कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, 233। दीज आर मोल्स ऑफ BaSO4। यार एक BaSO4 में एक सल्फर होता है into 32। दिस इज द मास ऑफ सल्फर जो BaSO4 में था या लेटस से ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। यू डिवाइडेड बाय द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल हैव दैट एक्सप्रेशन जो कि तुम्हें परसेंटेज ऑफ सल्फर दे दे। हो गया नहीं हो गया बच्चों, बताओ? हो गया। अब आते हैं, सर इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी पूछ सकते हैं? अब पूछेंगे बेटा, भी चिंता क्यों कर रहे हो, निकालेंगे। ओके गाइस, ये हमने कर लिया है। अब आते हैं सीधा किस पे, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के बाद आएंगे फास्फोरस पे, फास्फोरस के बाद आएंगे ऑक्सीजन पे। कहां पे गया नाइट्रोजन? नाइट्रोजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे डर जाते हैं कि यार किस चीज को कैसे करना है। एक तो नाम से रिलेट करना होता है तुम्हें
कि यार ये उसके लिए था, मतलब नॉट ओनली इज दैट कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट कि यार नाम कौन सा किसके लिए होता है। डूमस मेथड, यार डूमस मेथड तुम्हारा, अगर तुम्हें कुछ याद होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने कोई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर किया था जहां पे एक्वस टेंशन था, याद है? लगभग वही चीज यूज में आने वाली है। भाई हमने हाइड्रोकार्बन लिया, मतलब लेट अस से नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, उसको Cu हो गया, हीट किया, CO2 बना, H2O बना, N2 बना। कॉपर तुम्हारा रिड्यूस हो गया CuO से Cu में, +2 से 0 में। अब हमने कहा यार सबसे पहले तो यार ये CO2 को हटाओ, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने क्या किया, अच्छा एक चीज और, उसने कहा अगर कोई नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं बाई चांस तो वो रिड्यूस हो जाएंगे टू नाइट्रोजन। हम उसे कॉपर गेज के ऊपर जब हीट करेंगे तो नाइट्रोजन का बाई चांस कोई ऑक्साइड्स बन गए, दे विल बी रिड्यूस टू नाइट्रोजन। एनीवे, अब हमने कहा सबसे पहले CO2 एलिमिनेट करना जरूरी है, उसके लिए हमने QH सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, CO2 एलिमिनेट हो गया। अब तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट था, N2 और H2O, मतलब H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एनीवे तुमने उसको एक तरीके से, मतलब इन्होंने जो डायग्राम बनाया है जस्ट इग्नोर इट, आइडिया इज तुमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टाइप सोचा और तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रोजन कलेक्ट हो गया। तुम कहोगे यार वाटर वेपर जो जनरेट हुए थे वही ऊपर आए हैं, नहीं यार उससे मत सोचो। आइडिया क्या है, ये जो उसके नीचे जो पानी है ना, वो पानी विल गो इनटू वेपर फेज विच विल रिजल्ट इन एक्वस टेंशन। और याद रखना एक्वस टेंशन मैंने बताया था दैट इज एक्चुअली पी नॉट ऑफ वाटर, जिसको तुम सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेट कर सकते हो। सॉल्यूशन चैप्टर्स में क्या होता था, पी नॉट ऑफ वाटर, बेसिकली जो तुम्हारा प्योर वाटर था, याद है या नहीं याद है? ये तुम्हारा पी नॉट ऑफ वाटर है, पी नॉट सॉल्वेंट, एक्वस टेंशन। एनीवे, तो ये जो तुम्हारा है ऊपर तुम्हारे पास नाइट्रोजन के साथ साथ वाटर वेपर भी होंगे विच विल बी एक्सर्टिंग प्रेशर विच इज नोन एज एक्वस टेंशन। हमने कहा यार अगर तुम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो, अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन बन चुका है, अगर तुम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेते हो तो तुम सीधा क्या करोगे, ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन निकल के विच विल बी इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लेकिन याद रखना जो टोटल प्रेशर है ऊपर इस वेसल के अंदर, दैट प्रेशर इज ड्यू टू नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। तो जो भी तुम्हारा टोटल प्रेशर है, इनके एक्सप्रेशन पे मत जाना गाइस, डर जाओगे। ओके, आइडिया क्या है, अब मैं यहीं पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इतनी मेहनत कौन करे बार बार वहां पे जाए। प्रेशर जो भी टोटल था उसमें से एक्वस टेंशन सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्वस टेंशन सब्ट्रैक्ट करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ N2। गाइस यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, कई बार लोग एक्वस टेंशन से प्रेशर टोटल उन्होंने 300 केल्विन पे दे रखा है, तो यार एक्वस टेंशन भी तुम्हें 300 केल्विन की ही उठानी पड़ेगी। बाई चांस उसने एक्वस टेंशन तुम्हें दे रखा है से 273 केल्विन पे या लेट अस से 298 केल्विन पे, और तुम्हें प्रेशर टोटल दे रखा है 300 केल्विन पे, तो गाइस तुम्हें पहले प्रेशर टोटल वो 298 केल्विन पे निकालना पड़ेगा या डिफरेंट टेम्परेचर पे निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से तुम एक्वस टेंशन सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब आइडिया इज एक्वस टेंशन एंड प्रेशर टोटल आर टू बी एट द सेम टेम्परेचर। बाई चांस ये तो हो सकता है कि वो कहे यार 298 और 300 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिकली ऑलमोस्ट सेम मान के सब्ट्रैक्ट कर दो, इसलिए जो मैंने टेम्परेचर की जो वैल्यूज ली है हो सकता है दे माइट बी कोई बंदा निग्लेक्ट ही कर रहा हो उनको, 298 और 300 को सेम मान ले, लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो कम ऑन गाइस, यू नीड प्रेशर टोटल एंड एक्वस टेंशन एट द सेम टेम्परेचर। जब तुमने उनको सेम टेम्परेचर पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल हैव प्रेशर ऑफ N2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 इन द कंटेनर RT। अब एनी केस मोल्स ऑफ N2 आ गए तुम्हारे पास इनटू, तुम करोगे मोल्स ऑफ N2 इंटू 28 कर दोगे, यू विल हैव ग्राम्स ऑफ N2। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, बट दीज ग्राम्स ऑफ N2, अब ये बेसिकली मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो ध्यान दो, दीज आर ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दैट कंपाउंड। समझ में आया या नहीं आया गाइस? समबडी से यस। यस सर। ओके, इन्होंने जो किया है सर यार, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एग्जांपल्स करने हैं इनके, हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे गाइस, बिकॉज दे काउंट ऑन इट कि यार कोई बच्चा इसे नहीं पढ़ रहा होगा, विच इज काइंड ऑफ फैक्ट ऑल्सो। तो बैक एक्सरसाइज नहीं करें किसकी बैक एक्सरसाइज? सर इस चैप्टर की? इस चैप्टर की नहीं, मतलब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं, हाँ मतलब यही क्वेश्चंस करने हैं, अलग से कोई करने की जरूरत नहीं, दैट वाज माय आइडिया,
मतलब ये क्वेश्चंस करके देख लो, इसके ठीक है पीछे वाले में अगर मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है दैट आर सफिशिएंट, दैट्स माय आइडिया। ओके, एनीवे अभी ध्यान दो, इन्होंने जो किया है समझा तो इसको भी देता हूं। इन्होंने क्या किया है यार, सपोजिंग तुम्हें प्रेशर ऑफ N2 पता चल गया है, तो यार ये तुम्हारा लेट अस से डिफरेंट टेम्परेचर पे है, 350 केल्विन पे है। तो इसने कहा या प्रेशर ऑफ N2 तुम्हें पता है, और ऐसे मान के चलो, कहां पे गए, प्रेशर ऑफ N2 है, वॉल्यूम ऑफ N2 तुम्हें पता है, से एट टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर से 350 केल्विन। तो हमने कहा यार तुम यही निकालो कि यही मतलब N2 प्रेशर 1 atm पे और लेट अस से टेम्परेचर 273 केल्विन पे क्या प्रेशर एक्सर्ट क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि दिस इज द वॉल्यूम एट एसटीपी। वही उसने निकाला है कि उसने पहले क्या किया, फर्स्ट व्हाट इट डिड वाज उसने प्रेशर ऑफ N2 निकाला। उसने कहीं लिखा होगा एक्सप्रेशन, कहीं लिखा ही नहीं, ये रहा, जो प्रेशर ऑफ N2 है दैट इज तुम्हारा टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। ओके, जो भी टोटल प्रेशर है उसमें से एक्वस टेंशन सब्ट्रैक्ट कर दी, दैट इज प्रेशर ऑफ N2। और अब उसने बेसिकली कहा जो भी वॉल्यूम N2 एक्सर्ट कर रहा था इस प्रेशर पे, उसके बजाय लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2 एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर 273 केल्विन। उसने वो वॉल्यूम निकाली, इतनी मेहनत करी। ये मेहनत कैसे करी होगी इसने, पक्का P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2, क्योंकि सिर्फ मोल्स ही तो कांस्टेंट रह रहे हैं, तुम प्रेशर भी चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर भी अगर डिफरेंट है तो टेम्परेचर भी चेंज किया। उसने वो वॉल्यूम निकाली, फिर वॉल्यूम तुम्हें पता है एट एसटीपी वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, अगर ये वॉल्यूम ml में थी तो 22.4 से डिवाइड, सॉरी लीटर में होती तो 22.4 से डिवाइड करोगे। हमें पूरा यकीन है यार वॉल्यूम तुम्हारी ml में आने वाली है, लीटर में कोई इतना बड़ा N2 का अमाउंट नहीं होगा। तो उसने वॉल्यूम इन ml जो भी N2 की जनरेट हुई थी, निकाली थी तुमने, उसको 22400 से डिवाइड किया टू गेट मोल्स ऑफ N2। ये तुम्हें मोल्स ऑफ N2 दे रहा है, इनटू 28 करा, ग्राम्स ऑफ N2 निकले, बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 किया। मतलब यार इस एक्सप्रेशन को देख के इंसान वैसे ही मर जाएगा। ओके, तो जो मैंने बताया उसको प्लीज ध्यान रखना, इनके एक्सप्रेशन को ना याद रखना, डर जाओगे। बाई चांस उसने एसटीपी ही ले रखा है तो अलग बात है, आसान हो गई तुम्हारी कैलकुलेशन। सर ये वॉल्यूम वाला दोबारा रिपीट करना जो मोल से बेटा बोला था उन्होंने आपने। क्या कहा कि डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर पे कुछ वॉल्यूम एक्सर्ट कर रहा है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये उसने कह रखा है। उसने कहा 50 ml नाइट्रोजन जनरेट हुआ 300 केल्विन पे और इस प्रेशर पे, ये क्या करेंगे अब इसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दैट इज 760 mm और तुम्हारा 273 केल्विन पे, इसने एक्वस टेंशन भी दी होगी कहीं, एक्वस टेंशन दे रखा है 15 mm। तो पहले तो ये 715 mm के बजाय कहेगा 700 mm was the pressure of nitrogen। अब ये कहेगा 700 mm तुम्हारा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था नाइट्रोजन एट टेम्परेचर 300 केल्विन और वॉल्यूम था 50 ml। ये कहेगा अगर तुम्हारा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 760 mm होता दैट इज 1 एटमॉस्फेयर और तुम्हारा टेम्परेचर 273 केल्विन होता तो वो वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करता। ये देखो उसने इतना सुंदर एक्सप्रेशन बना दिया। यहाँ पे उसने बेसिकली P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 किया है। प्रेशर उसने 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, टेम्परेचर उसने 273 केल्विन ले लिया और नई वॉल्यूम निकाल ली एसटीपी पे। अब उसने वॉल्यूम निकाल ली, वॉल्यूम को उसने 22400 से डिवाइड किया, तुम्हारा क्या निकल के आ गया, मोल्स ऑफ N2। मोल्स ऑफ N2 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, इसने तुम्हें ग्राम्स ऑफ N2 दे दिए। ग्राम्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 into 100, this is giving you percentage of N2। हम कहेंगे यार अगर तुम्हें मोल्स ही निकालने थे तो यार यहाँ पे PV इक्वल टू NRT में क्या दिक्कत थी। ये तुम्हारा P आ गया जिसको तुम एटमॉस्फेयर मतलब वो एटमॉस्फेयर में लोगे, वॉल्यूम आ गई तुम्हारी, टेम्परेचर आ गया, सीधा मोल्स यहीं से निकाल लो। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? somebody say Yes, yes। sir. अब आगे ज़ील्डाल्स मेथड। ओके, ज़ील्डाल्स मेथड पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ज़ील्डाल्स मेथड में हम क्या करते हैं, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। गाइस तुम्हारा अमोनियम सल्फेट बनता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, क्या बनता है, NH4 twice SO4 is what you get। हमने कहा यार हमें तो सबसे पहले अमोनिया जनरेट करना है। अमोनिया कैसे जनरेट करोगे इससे,
यार एक काम करो, ये जो अमोनियम सल्फेट बनाए ना, इसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो हाइड्रोक्साइड उसने नीचे लिखा होगा, इसके साथ रिएक्ट करते ही तुम्हारा NH3 जनरेट हो जाएगा एंड लेट अस से मे बी Na2SO4। ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया जनरेट हो गया नहीं हो गया। अब अमोनिया इज अ बेस, पहले हमने रिएक्शन डायरेक्टली क्यों नहीं कर दी, क्योंकि यार पहले तुम्हारा अमोनियम सल्फेट बना था, पहले हमने अमोनिया बना दिया, दिस इज अ बेस। ये बेस कब बना, जब तुमने NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया था। अब हमें इस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पता चल जाए तो हमारा काम खत्म है। वो नाइट्रोजन का मास बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब ध्यान दो, इसके अंदर ये उसने दे दिया था हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेंगे, अब अमोनिया जो जनरेट हुआ, दिस इज अ बेस, इसको ये फिर से अलग से H2SO4 के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड अलग सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बोला था, कुछ और बोल दिया था अभी। इन एनी केस ये अमोनिया जो बेस है उसको एक अलग सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका तुम्हें कंसंट्रेशन मोलैरिटी पता है, उसके साथ टाइट्रेट किया। ओके, अब ये आ गया क्वेश्चन, तो बन गया क्वेश्चन तुम्हारा किस चीज का, स्टोइचियोमेट्री का। रुको, ओके, स्क्रीन दिख रहा है गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई मीन दैट मेरा ये पेज, गाइस समबडी कंफर्म। ओके, अब हमने कहा ये निकाल लेते हम नाइट्रोजन के लिए, ज़ेल्डाल्स मेथड। हमने कहा NH3 तुम्हारा जनरेट हो चुका है, अब हम NH3 को टाइट्रेट करेंगे। इसमें तुम्हारे दो केस हो सकते हैं। पहली चीज याद रखना, NH3 का N फैक्टर क्या होता है, एज अ बेस 1 गाइस। ये एक H+ के साथ रिएक्ट करता है, राइट, ऑब्वियस सी बात है, NH3 विल रिएक्ट विद H+ टू गिव NH4+, लेट अस से HCl तो NH4Cl बना गया। आइडिया इज एज अ बेस इसका N फैक्टर 1 है। हम जब इसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो मान के चलो H2SO4 की मोलैरिटी M है और इसकी वॉल्यूम फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन V लगी, हम कहेंगे M इंटू V किया, ये क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4। ओके, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को यार नॉर्मली मैं मान के अभी जो मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ वो लीटर के हिसाब से बोल दिया था मैंने, क्या ये मोल्स होंगे, लेकिन मान के चलो यार ये वॉल्यूम हम ml में ही लेंगे, कौन लेगा वॉल्यूम लीटर में, मोल्स तो तब आएंगे ना जब तुम वॉल्यूम लीटर में लोगे। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या है, इसने दे दिया तुम्हें मिली मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू 2 कर दिया, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास आ गए मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अगर टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है तो दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3। और हम कहेंगे सिंस इसका n फैक्टर 1 है, वी कैन आल्सो से इट इज इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि इट शुड हैव बीन इक्वल टू मिली मोल्स इनटू n फैक्टर तो 1 है। तुम्हें पता चल गया मिली मोल्स ऑफ NH3, हमने कहा लो जी काम खत्म है हमारा, हम सीधा एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, M इंटू V इंटू 2, दीज वर मिली मोल्स ऑफ NH3। लाओ यार सबसे पहले मोल्स निकालो, बाय 1000 किया, ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ NH3। हमने कहा यार जितने मोल्स NH3 के होंगे उतने ही मोल्स नाइट्रोजन के होंगे, लेट अस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ये आ गए तुम्हारे ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विच वर ओरिजिनली प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर तुम डिवाइड कर देते हो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, ये तुम्हें एक्सप्रेशन दे देगा फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इस एक्सप्रेशन को I would suggest you do not learn it. It will give you percentage of nitrogen in organic compound. But all you, मतलब अपने एंड पे I would suggest do not learn expression. क्योंकि यार ये टाइट्रेशन है और टाइट्रेशन के अंदर अभी एक और केस भी हो सकता है कि H2SO4 एक्सेस में हो, और हो सकता है वो एक्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मोनो एसिडिक बेस ले, डाई एसिडिक बेस ले। तो यार क्यों एक ऐसा एक्सप्रेशन याद रखना विच कुड चेंज इन द क्वेश्चन। ओके, तो अभी मैं सेकंड एक्सप्रेशन समझा देता हूं, लेकिन उस एक्सप्रेशन को भी याद मत रखना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सपोजिंग H2SO4 एक्सेस में है तो क्या करना है। हाँ बेटा, okay. और ऊपर, ओके ये रहा, और नहीं ओके हो गया,
हो गया। सपोजिंग इफ H2SO4 इज इन एक्सेस, पता चला कि तुम्हारा H2SO4 तुमने ज्यादा ले लिया, तो क्या करोगे तुम? तो भाई तुम्हें फिर से बेस डालना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन तो तभी खत्म होगी। तो इसका मतलब है देन NaOH हैज टू बी एडेड, NaOH हैज टू बी एडेड। कैसे ऐड करेंगे अब उसे देखो। हम कहेंगे भाई सपोजिंग मैं मान के चल रहा हूं NaOH की M1 वॉल्यूम V1, M1 मोलैरिटी V1 वॉल्यूम लगी, एक्सप्रेशन लिखता हूं अच्छी फील आएगी, M इंटू V। गाइज ये मैं H2SO4 का ले रहा हूं, ओके, जो ओरिजिनली मैंने M और V लिया था, इंटू 2। नाउ दीज आर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, लेट अस सब्ट्रैक्ट मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, M1 V1, N फैक्टर 1 है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब एक्सप्रेशन में मैं लिख नहीं रहा, इंटू 1। Now these are milliequivalent of acid which reacted with NH3. So this is also equal to milliequivalent of NH3, या this is also equal to millimoles of NH3। लाओ जी millimoles है by 1000 करो, moles आए, into 14 करो, तुम्हारे ग्राम्स आए, by mass of organic compound करो, into 100 करो। वैसे नॉर्मली तो यही दो एक्सप्रेशंस होते हैं, इसी टाइप के एक्सप्रेशंस, लेकिन एज अ पर्सन जिसने तुम्हें स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया है और मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, आई वुड सजेस्ट कि इन एक्सप्रेशंस को समझ लो, एग्जाम में तुम आसानी से कर लोगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है या नहीं? गुड। अब आते हैं वापस। ओके, तो गाइज हम क्या कह रहे थे, मैं इसको फिर से कंफर्म कर रहा हूं, पहुंच गए ना तुम वहां पे? ठीक है ना? हाँ सर। अब उसने यही एक्सप्रेशन बनाया है, मतलब सही में ये मान के चल रहा है दोनों की मोलैरिटी सेम है H2SO4 की और NaOH की, भाई जरूरी थोड़ी ना सेम हो, और फिर एक्सप्रेशन में जाके, मतलब आई वुड सजेस्ट यू फॉरगेट दिस थिंग, क्योंकि हर बार वो अपने एंड पे चेंज कर सकते हैं। क्रक्स तो ये है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, जिस हिसाब से मैंने समझा है। काम की चीज क्या है, 14 से किया, बाय 1000 किया क्योंकि वॉल्यूम ml में होगी, बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, काम खत्म है अपना। गाइस अब सबसे काम की चीज, जेल डाल किन के लिए वर्क नहीं करता यार, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू, इन्होंने भी लिखा हुआ है नाइट्रो, एजो और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, जैसे पायरिडीन, इनके लिए जेल डाल मेथड वर्क नहीं करता। नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए, एजो कंपाउंड्स के लिए एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है आई थिंक इन नीट, बट इन एनी केस याद तो सभी को करना है। समझ में आया या नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं करता ये, उसके लिए वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि यार इनका नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं हो पाता, तो तुम्हारा ऑब्वियसली बात है न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगी। आगे चलें, वेरी गुड। आते हैं फास्फोरस पे। फास्फोरस में मैंने बताया ही था कि मॉलिक्यूलर मास याद करना पड़ेगा, देखना, मतलब ऐसे में ना आधा, मतलब लेट अस से अगर 2 मिनट का क्वेश्चन है, पता चलेगा बच्चा 1 मिनट मॉलिक्यूलर मास निकालने में लगा देगा ऐसे कंपाउंड का, और हो सकता है अगर मॉलिक्यूलर का मास नहीं पता तो क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाए। तो इस ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज होती है यार, सीधा मास ही रटो, मॉलिक्यूलर मास। इसने कहा था फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिया, फास्फोरस तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड में गया, एसिडिक मीडियम तो था ही, उसके बाद हमने उसको प्रेसिपिटेट करवा दिया एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक है ना? कैसे किया था? ये भी कैरियस ट्यूब में होता है। मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हारा कौन कौन सी का कैरियस ट्यूब बताया था मैंने। आइडिया इज कि तुम्हारा जो वो था सल्फर है, उसके अंदर, मतलब हेलोजन्स के लिए तो कैरियस ट्यूब होता है, सल्फर का जो था वो भी कैरियस में है, और जो फॉस्फोरस का है वो भी तुम्हारा कैरियस ट्यूब में ही है। एनीवे, हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट करवा दिया था अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की फॉर्म में। कैसे करवाया था? बाय एडिंग अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट याद है तुम्हें, उसके साथ हमने रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना दिया विच वाज येलो इन कलर। अब देखो, इसमें मैं उसी पे जाता हूं, उसी पे लिखना आसान है, या नीचे लिख दूं, नीचे लिखना वुड बी कन्वीनियंट। यहां पे देखो, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जिसका फॉर्मूला था NH4
thrice PO4.12 MOO3। यार इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 1877। तो हम कहेंगे मास ऑफ, जो भी मास हमारा निकल के आया, दैट इज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 1877। हम कहेंगे भाई एक अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में एक एटम ऑफ फॉस्फोरस है, तो इनटू 31। नाउ दिस इज मास ऑफ फॉस्फोरस इन दोज m grams of ammonium phosphomolybdate बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आ गया? वेरी गुड। ये फॉर्मूला है जो इन्होंने लिखा हुआ है इतने गंदे तरीके से। गाइज आई वुड सीरियसली सजेस्ट जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से रट लो। उनके फॉर्मूले में कई बार तो तुम यही भूल जाओगे M1M क्या था। एक और तरीका भी है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने फिर से क्या किया था, अमोनियम वो फॉस्फोरिक एसिड तो बन ही गया था, लेकिन इस बार हमने अमोनियम फॉस्फेट के साथ ये अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट करने के बजाय अब हम क्या रिएक्ट करेंगे, जो तुम्हारा क्या बना है H3PO4, इसको हम रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या है, MgCl2 प्लस NH4Cl। यार इसके साथ पहले तुम्हारा बनता है MgNH4PO4, कोई खास अच्छी चीज नहीं है। दिस इज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि ये एक तरीके का हमारा मतलब इंटरमीडिएट में है, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। फॉस्फेट, ओके। इसको अब हम हीट करेंगे एंड यू विल हैव Mg2P2O7। यहां से ये तुम्हारा बेसिकली जब हमने और हीट किया तो ये बन गया, ये भी तुम्हारा वो है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लिखा होगा। अच्छा एक चीज और, पहले इसका नाम बता दूं मैं, ये है तुम्हारा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ओके, इसका तुम्हारा प्रेसिपिटेट आ गया। अब इससे हम निकालेंगे मास ऑफ फॉस्फोरस। एक्सप्रेशन में कहां लिखूं, नीचे लिख दूं गाइस? नीचे तो जगह ही नहीं दे रही है, यहाँ पे तो मैं ऑक्सीजन लिखना चाहूंगा, और नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इधर ही लिखो यार, इधर लिख देता हूँ। पहले हमें नोट कर लेने दो, फिर वही मिटा के लिख। अच्छा हाँ अच्छा सर। अच्छा, वहीं पे मिटा लिख दे। ओके, कर लो नोट। तो गाइस इसका तुम्हारा क्या था, प्रेसिपिटेट बना था किसका, Mg2P2O7 का। अब इसको अमोनियम पायरोफॉस्फेट का प्रेसिपिटेट बना था। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे हम फास्फोरस का कंटेंट निकालेंगे। होल्ड ऑन गाइस, दिस इज रियली बैड। ओके, होल्ड ऑन गाइस, आई एम हैविंग अ हेल ऑफ ए टाइम trying to clear this thing. Okay, ये हो गया हमारा। ओके, इतना काफी है, वैसे सारे ही मिटा देते हैं। लो हो गया। ओके, हम कहाँ पे थे? हाँ, अब देखो Mg2P2O7 बना, स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस? यस सर। हाँ, Mg2P2O7 था एक तो ना, आई डोंट नो ये 2 कहाँ से दिख रहा है। 2 हम कहेंगे मास ऑफ ऑब्वियसली दिस Mg2P2O7 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Mg2P2O7, जो कि तुम्हारा कितना है, आई थिंक इट इज 222 है। लेकिन हमने कहा यार इसके 1 मोल में 2 मोल फॉस्फोरस है, तो यार 2 × 31, या सीधा मैं क्या लिख दूं 62। नाउ दिस इज द मास ऑफ फॉस्फोरस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, दैट विल सर्व योर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। हुआ नहीं हुआ बच्चों, बताओ मुझे? ये भी रटने का है। यस।
इन्होंने एक्सप्रेशन कहीं लिखा हुआ है, ये देखो, इनका एक्सप्रेशन याद मत रखना, आई एम अगेन टेलिंग यू। अब आते हैं एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यार बहुत काम की चीज है। एक तरीका बड़ा ही घिनौना है, उसके अंदर हम कहेंगे, जो घिनौना तरीका है वो मैं नीचे लिख रहा हूं, हम कहेंगे यार टोटल परसेंटेज तो 100 होता है, 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या लेट अस से और कोई प्रेजेंट है, उन सबका सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल हैव परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। I mean, this is a method that is sometimes used. I mean, not in the questions obviously. Okay, जो कि उसने कहा है टोटल 100 में से अदर की परसेंटेज सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल हैव परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा तरीका है, ये इन्होंने जो तरीका दे रखा है उसका नाम है बेटा, उसका नाम है एलुइस मेथड। ये जो दूसरा तरीका है, दो तरीके हैं, ये जो पूरा है, अब जो उन्होंने बाकी पूरा लिखा हुआ है वो है तुम्हारा ALUISE, एलिस मेथड। देखते हैं इसमें क्या है, काम की चीज है, सुनते आना। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज किया बाय हीटिंग इन अ स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में हमने हीट किया, और उसके बाद जो भी गैसियस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है, उसको रेड हॉट कोक के ऊपर, कोक इज बेसिकली कार्बन, उसके ऊपर जब पास करोगे ऑल द ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड टू CO। गाइस अगर तुम CO2 सोच रहे हो ना, और लेट अस से उसके बाद तुमने खुद से कंक्लूड किया CO2 और सॉल्व करा, गलत आता है आंसर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। एनीवे, कार्बन एक्सेस में था, ऑक्सीजन तुम्हारा किस में गया, CO में। अब हमने CO को CO2 बनाया, कैसे बनाया, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। CO बना था, हमने क्या लिया, यहीं पे दिया हुआ है ना, CO जो बना उसको हमने I2O5 आयोडीन पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा, आयोडीन तुम्हारा रिड्यूस हुआ, CO ऑक्सीडाइज हुआ इनटू CO2। ओके, एक बार में तुम्हें इसको बैलेंस करना, मतलब रेडॉक्स जिन्होंने ढंग से पढ़ा हुआ है वो आसानी से रिलेट करेंगे। CO जा रहा है CO2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का फर्क आ रहा है गाइस, बताओ मुझे। 2 का, भाई +2 से +4 जा रहा है, इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। I2O5 जा रहा है I2 में, गाइस नॉर्मली हम कहेंगे कि तुम्हारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, भाई तुम्हारा 5 से 0 पे जा रहा है, लेकिन यार 2 आयोडीन है तो हम क्या कितने का डिफरेंस कहते हैं, 10 का। अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो यार इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा 5CO गिविंग 5CO2। अब तुम कहोगे सर बैलेंस क्यों कर रहे हो, यार मैं भी यही कहूंगा, मैं बैलेंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इसको बैलेंस करने की। रेडॉक्स रिएक्शन दिखाई दी, मैंने समझा दिया। ओके, आइडिया इज जो CO था वही CO CO2 में गया है। ओके, नाउ लेट अस राइट डाउन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से मिटा दूं ये रेडॉक्स रिएक्शन को, आई मीन दिस इज ऑब्वियस, मिटा दो ना। ओके, कर लो एक बार नोट। अब मैं मतलब इसको मिटा के एक्सप्रेशन लिखूंगा, मिटा दो बेटा अब। हो गया। ओके, ओके, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन गाइस, हो गया। ओके, अब हम सीधा एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। एक्सप्रेशन में क्या है यार, हम कहेंगे CO2, यार CO2 के मोल्स निकालो। CO2 को तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसने यही चीज लिखी हुई है। वैसे उसने कहा है यहाँ पे तुम्हारा CO2 जो भी जनरेट हुआ, CO2 का मास तुम इजीली कंक्लूड कर लोगे, इसने कहीं लिखा ही नहीं कि CO2 का मास, ये अपने आप कह रहा है कि CO2 का मास तुमने कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आया होगा। ओके, तो विल स्टार्ट विद CO2, मास ऑफ CO2 बाय 44 किया। गाइज ये क्या है, मोल्स ऑफ CO2। हम कहेंगे यार तुम इक्वेशन के हिसाब से देखो, जितने मोल CO2 थे उतने ही तो मोल रिएक्टेंट साइड में CO के थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, whatever moles of CO2 were on the product side, उतने ही मोल्स CO के थे on the reactant side। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, वो कहते हैं सर CO2 से ही हमने ऑक्सीजन का मास क्यों नहीं निकाल लिया। अरे यार CO2 में जो CO से CO2 बनने के लिए जो ऑक्सीजन था वो तो बाहर से आ रहा था,
हमें तो वो ऑक्सीजन चाहिए जो CO में था, नॉट कि जो तुम्हारा CO2 में है। वी नीड मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO, क्योंकि वो ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। ये आए हैं तुम्हारे मोल्स ऑफ CO2। हम कहेंगे भाई जितना CO2 था, जितने मोल CO2 था उतना ही रिएक्टेंट साइड में CO रहा होगा, 5-5। ओके, तो आइडिया इज सेम अमाउंट में, सेम मोलर रेशियो में तुम्हारा CO है, तो ये मोल्स, अभी तो CO2 के मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं यही एक्सप्रेशन तुम्हारा मोल्स ऑफ CO के लिए है। अब हम कहेंगे इफ दीज आर द मोल्स ऑफ CO, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होगा? भाई एक CO में एक ऑक्सीजन होता है, तो इंटू 16 कर दो। ये तुम्हारे क्या आ गए? ये आ गए ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड into 100 to get your expression for percentage of oxygen। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बता दो मुझे गाइस। आ गया सर। आ गया अब सर। उन्होंने उसको 32/88 कराए, वी डोंट केयर। मैं एक्सप्रेशन तुम्हें समझा चुका, वैल्यू तो वही रहेगी। एक चीज और, आजकल कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंटेंट CHN एपरेटस के थ्रू निकाला जाता है, CHN एनालाइजर। ओके, इसमें आराम से तुम विदिन मतलब बड़ी थोड़ी देर में आराम से निकाल लेते हो। दैट्स इट।